है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस RS पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे नदियों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको। तो आज हमारी उसी क्रम में अगली क्लास है। तो देखते हैं हम आज के सवाल। तो पहला सवाल है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है खारी, लूनी, चर्मवती या पार्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं हम चंबल नदी के बारे में। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस नदी को चर्मवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी और घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चंबल नदी है उसको किन किन नामों से जाना जाता है। कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही, घड़ियालों की शरण स्थली, इसके अलावा चर्मवती नदी, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। तो चंबल नदी आती है आपकी MP से, और MP में आपके इंदौर ज़िले की जानापाव हिल्स से निकलकर चौरासीगढ़ के समीप क्या होती है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से चित्तौरिया गांव में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ ज़िले के चित्तौरिया गांव में ये एंटर करती है। और भैंसरोड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? एक चूलिया नामक वाटरफॉल बनाती है, जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। इसकी इमेज मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस क्लास में, आप ज़रूर देखना उसको। विजुअल से क्या होता है, चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा चंबल नदी के बारे में, इसके नाम पढ़े। इसके अलावा कहाँ से निकलती है? MP के इंदौर ज़िले की जो जानापाव पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और चौरासीगढ़ के पास जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ ज़िले का एक गांव है चित्तौरिया गांव, उसमें क्या करती है? एंटर करती है। और फिर भैंसरोड़गढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक चूलिया नामक क्या बनाती है? वाटरफॉल बनाती है। राजस्थान में 6 जिलों जैसे चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी UP के मुरादगंज जो कि इटावा में पड़ता है के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा चली जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो चंबल है आपके, ये कितने ज़िलों में बहती है? आपकी 6 ज़िलों में। तो ये ज़िले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्तौड़गढ़, फिर है आपके कोटा, फिर याद रखना है आपको बूंदी, फिर याद रखना है आपको सवाई माधोपुर, फिर याद रखना है आपको करौली, और देन धौलपुर। तो ये ज़िले आपको याद रखने हैं। फिर चंबल मिल जाती है आपकी यमुना से, और यमुना में भी कहाँ पे? UP के मुरादगंज के पास। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। क्या कह रहा है ये कि भाई चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या बना रही है? आपकी अंतर्राज्यीय जल सीमा का निर्माण करती है। चंबल नदी उत्खात भूमि यानी कि बेडलैंड, कैसी लैंड? बेड यानी कि ऊबड़ खाबड़, इसके लिए क्या है? कुख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बनाए गए? 3। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देखिए, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें क्या है? आपके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, और तीनों पर ही क्या होता है? हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। तो हमने बात की थी जब हम मृदा चैप्टर पढ़ रहे थे तब कि अवनालिका अपरदन क्या होता है। तो नदियों द्वारा जो अपरदन किया जाता है नदियों के द्वारा, उसको हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। यानी कि क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। जब पानी बहकर आता है तो मिट्टी भी बहेगी, तो कटाव होता है मिट्टी का। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा? अवनालिका अपरदन। इसकी प्रवाह प्रणाली क्या है? वृक्षाकार। यह राज्य की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। क्या कह रहा है? हमारे राज्य में बहाव की दृष्टि से अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको क्या करना है? चंबल। राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक है। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है उसके तीसरा चरण जो है उसमें चंबल नदी को शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है? तीसरा चरण, क्योंकि आपको हो सकता है पहला दूसरा इस तरीके से दे दे। तो तीसरे चरण में चंबल को शामिल किया गया है। चंबल नदी में आपके गांगेसू करके एक स्तनपायी जीव है वो पाया जाता है, घड़ियाल पाए जाते हैं, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर।
क्या है 1051 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, जो राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की, उसमें चंबल की लंबाई कितनी दे रखी है, 965 किलोमीटर। चलिए अब ये है आपका चंबल नदी का अपवाह तंत्र। तो देखिए यहाँ से आपके चंबल आ रही है और ये देखिए फिर ये किस तरीके से जा रही है उस पर फोकस करना है आपको। तो चित्तौड़गढ़ के पास से एंटर करती है, फिर करौली, धौलपुर, ये देखिए आपका धौलपुर है, फिर ये चलाई जाती है आपके मुरादगंज और किस में मिल जाती है, यमुना में। इस तरह चंबल जाती है आपकी चित्तौड़गढ़, फिर आपके देखिए कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, ये देखिए सवाई माधोपुर, ये क्या सीमा बना रही है, सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर। तो इस तरीके से देखिए सीमा से बहती हुई चली जाती है आपकी यमुना नदी में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फिर यहाँ से इसमें परवन जा रही है, पार्वती जा रही है, आहू जा रही है, कुंज जा रही है, आपके सीप जा रही है। तो इस तरीके से चलो अब आगे के सवाल देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर दी हुई है हमें सहायक नदियाँ। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, छोटी काली सिंध राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल में मिलने वाली। क्या बात याद रखनी है कि भाई राजस्थान में एंट्री से पहले ही सीमा पर मिल जाती है चंबल में, कौन सी, छोटी काली सिंध। फिर इसके बाद आपके आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू। मतलब देखो ये तो है आपकी राइट साइड की, है ना। अब कैसे पता चलेगा, ये देखो मैं आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र है इस तरीके से, यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे इस तरीके से तो ये तो क्लॉकवाइज क्योंकि घड़ी की दिशा में यानी कि राइट साइड, और अगर उल्टा जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका फ्लो है तो उल्टी दिशा ये होगी, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, लेफ़्ट। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई आपको ये देखना है पहले तो किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, फिर उस डायरेक्शन के हिसाब से क्लॉकवाइज तो हो जाएगा आपका राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी जिस तरह घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में, तो वो हो जाता है आपका लेफ़्ट। चलिए तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, देखो इसलिए आपको ये याद रहेगा कि भाई दाईं ओर से कौन सी आ रही है और बाईं ओर से। अगर आप इस तरह याद करने बैठोगे कि भाई राइट साइड की कौन सी है, लेफ़्ट की कौन सी है, तो आप भूल जाओगे। तो इससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरीके से देखें और आपको पता रहेगा। देखिए इस साइड से पार्वती, परवन, आहू, काली सिंध, कुन्नू, सीप, ये सब नदियाँ हैं। अब हमें पता है कि भाई इस तरीके से चंबल का फ्लो है, अब इस डायरेक्शन जा रही है तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज होगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, राइट साइड। तो आपको विजुअल्स याद रहेंगे, आपको डायग्राम याद रहेगा कि यहाँ से देखिए कौन कौन सी नदियाँ इसमें जा रही थी, तो ये सब क्या हो जाएंगी, राइट साइड की। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, बिना ज़्यादा मेहनत किए रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बाईं तरफ। तो लेफ़्ट साइड से आपकी गुंजाली, राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले कौन सी मिलती है, गुंजाली, तो ये याद रखना। फिर बामनी, कुराल, मेज, चाकण, बनास, ये सब कहाँ से जाती है, बनास, याद रखना आप इसको, कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। यानी कि अगर इस तरीके से फ़्लो है आपके चंबल का तो ये तो हो जाएगी आपकी राइट साइड, और यहाँ से जितनी भी नदियाँ आएंगी यहाँ पे तो इसमें इधर से ही बनास मिलती है आपकी, कुराल, बामनी, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। क्या कह रहा है, कौन से राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। तो एमपी, राजस्थान, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गुजरात, आपके एमपी, राजस्थान, हरियाणा, या फिर एमपी, राजस्थान, यूपी। तो देखिए एमपी से इसका ओरिजिन होता है, राजस्थान में बहती है, फिर यूपी में इटावा में जाके क्या हो जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी यानी कि 12 महीना बहने वाली, पशु परिचय 2024 में पूछा गया सवाल है। तो सदावाहिनी नदी कौन सी है, चंबल। तो कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए चंबल के बारे में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी करती है, चंबल। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि यानी कि बेडलैंड के लिए क्या है, कुख्यात है।
तो हमने पढ़ा था इसके बारे में भी, कौन सी नदी है, चंबल, क्योंकि चंबल क्या करती है, अवनालिका अपर्दन, क्या करती है, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो चंबल करती है आपके अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। तो इस तरीके से, और अवनालिका का मतलब होता है कि भाई नदी के द्वारा, पानी के द्वारा जो कटाव होता है उसको हम अवनालिका अपर्दन कह देते हैं। चलिए, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन सी कामधेनु नदी कहलाती है, तो कामधेनु नदी कहा जाता है किसको, बनास, चंबल, कोठारी या बाणगंगा। तो ये कहा जाता है आपके चंबल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम है नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जानापाव हिल्स या अलवर पहाड़ियाँ। तो जानापाव हिल्स से निकलती है आपके कौन सी, चंबल रिवर, कौन सी, चंबल रिवर। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, इंदौर जिला। अगला सवाल है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो देखिए, कोटा बारा की बनाती है, बारा झालावाड़ की बनाती है, कोटा सवाई माधोपुर की बनाती है, या फिर सवाई माधोपुर टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, ये बनाती है सीमा कौन से जिलों की, कोटा सवाई माधोपुर। ये देखो यहाँ पर है आपके कोटा, तो ये देखिए सीमा बना रही है ना ये, तो हमें ऑप्शन में दिया गया कोटा सवाई माधोपुर, तो किसकी सीमा बना रही है, कोटा सवाई माधोपुर की। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपको डायग्राम पता होता है किस तरीके से फ्लो होता है रिवर का, कहाँ से जा रही है, तो अपना आप ही आपके दिमाग में ये पॉइंट्स आ जाते हैं, या फिर आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो अपना आप सोच पाता है दिमाग कि भाई अच्छा यहाँ से जा रही है, सीमा से होकर बह रही है, तो सीमा बना रही है एक तरीके से। चलो अब आगे देखते हैं। तो फिर आपको मेन ये है कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, चंबल नदी किस ज़िले से नहीं गुजरती। तो हमने सारे ज़िलों की बात कर ली कि किस किस से चंबल जा रही है। और देखिए क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता है कि रिवर का फ्लो कहाँ पे है, तो आपको अपना आप ही डिस्ट्रिक्ट के अंदाज़ा लग जाएगा। मान लो अब ये आपके इधर पूर्वी साइड से बहती है, दक्षिण पूर्वी साइड से, और आपको दे दिया पश्चिम का ज़िला, तो आप अपना हटा दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसका फ्लो कहाँ से हो रहा है। देखो अब हमसे कह रहा है किस ज़िले से नहीं गुजरती है, तो देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा, इन सब से गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या जाएगा इसका राइट आंसर। चंबल नदी हेतु सही नहीं है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हमें असत्य ढूंढना है, गलत कथन ढूंढना है इसमें से। दूसरा, मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। क्या है, ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात भी सही है आपके। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी बिल्कुल सही है आपके। तो बच्चा कौन सा, चौथा ही गलत होगा। देखते हैं। चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत मतलब सही आंसर है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है। चलिए, क्योंकि हमें पता है राजस्थान आपके एमपी से निकलती है राजस्थान, फिर यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। अगला सवाल है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। कौन सा स्थान है जहाँ से चंबल रिवर राजस्थान में एंटर होती है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या चौरासीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 चौरासीगढ़। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है, यानी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है, तो ये है आपकी चंबल। और इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है और उत्खात आकृति, ऊबड़ खाबड़ आकृति बनती है, बीहड़ों का निर्माण होता है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये है इसका राइट आंसर, इसका चंबल। कौन सी रिवर आएगी, वो चंबल। कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला और देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। क्या है आपके, राजस्थान का तो पहला और देश का कौन सा है, हमारे भारत का चौथा हैंगिंग ब्रिज। इसका निर्माण आपके गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी के द्वारा, कौन सा, गेमन इंडिया व हुंडई कंपनी द्वारा किया गया है।
इस ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग 27, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है आपका? NH-27। तो परिवहन में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। ये हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज माही नदी पर चिखली, जो कि डूंगरपुर आनंदपुरी सड़क पर सोमेश्वर में बनाया जा रहा है। तो देखिए ये तो हमारा है राजस्थान में हमारा पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है वो कौन सी रिवर पे? माही रिवर पे। और पहला कौन सा है? चंबल पे। और कहाँ से? जो चीखली आनंदपुरी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा जो सड़क है वहाँ पर, कहाँ? संगमेश्वर में बनाया जा रहा है। सड़क पर संगमेश्वर में बनाया जा रहा है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, पहला आपके चंबल पे, दूसरा आपके माही पे। चलिए अब आगे देखते हैं। वापणी यानी कि बामणी किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, चंबल, बनास या पार्वती? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंबल की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो चंबल की सहायक नदी बामनी है, जिसको हम ब्राह्मणी भी कहते हैं, ये नदी आपके हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिलती है। कहाँ पे? भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में। चलिए आगे देखते हैं कहाँ से निकलती है। याद रखना कि जो हरिपुरा है आपके चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से, हरिपुरा की पहाड़ी मतलब चित्तौड़गढ़ से निकलती है और आपके भैंसरोडगढ़ के पास में चंबल में मिल जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब हमसे क्या कह रहा है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? काली सिंध, झालावाड़, बारा देखते हैं। ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा, देखिए यही सुमेलित नहीं है, जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया। बाकी मेज आपके भीलवाड़ा, बूंदी, कोठारी, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो ब्राह्मणी के बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया है कि भाई हरिपुरा हिल्स चित्तौड़गढ़ से निकलती है और भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? गग्गर की, चंबल की, काकने, बनास? तो अगर हम बात करते हैं पार्वती की, तो ये आपके चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की। अब देखिए पार्वती नदी की बात करते हैं तो MP की विंध्याचल जो पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से? जो विंध्याचल हिल्स है हमारी, उनकी वहाँ से निकलती है। और कहाँ पे? बारा जिले में करियाहट, कौन सा स्थान? करियाहाट के निकट प्रवेश करती है। MP से निकलती है पार्वती। और राजस्थान में चंबल से कहाँ मिलती है? बारा में। बारा व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर, अब देखिए प्रवेश तो कहाँ से करी? राजस्थान में बारा से। और फिर ये क्या करती है? बारा में बहती है, कोटा में बहती है, और फिर आपके सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर, कहाँ पर? जो सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा है वहाँ पर पालिया गांव के पास चंबल में मिल जाती है। कौन से गांव के पास? पालिया गांव के पास चंबल में। कौन सी? पार्वती नदी। ये देखो, ये रही आपकी पार्वती, ये MP से निकल रही है आपकी। यहाँ पर कौन सा है? आपकी मध्य प्रदेश। फिर देखिए ये आपकी बारा डिस्ट्रिक्ट है, तो यानी बारा से प्रवेश कर रही है ये। फिर इसके बाद क्या करती है आपके? इसके बाद जो है ये रिवर आपके सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के पास चंबल में मिल जाती है। बारा में बहती है, फिर कोटा में बहती है आपके। चलो अब आगे देखते हैं हम थे इस वाले पेज पे। चलिए तो याद रखना है आपको, पार्वती निकलती है MP से, बारा डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान में एंटर करती है। इसके बाद बारा में बहती है, कोटा में बहती है, और जो सवाई माधोपुर कोटा की सीमा है वहाँ पर चंबल से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? अब हमसे कौन से ज़िले की बात कर रहा है? उदयपुर ज़िले की। साबरमती, पार्वती, सोम या जाखम? तो पार्वती नदी तो देखिए बारा से एंटर होती है, फिर आपके कोटा सवाई माधोपुर के पास से आपके चंबल में मिल जाती है, तो उदयपुर ज़िले में तो है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर ज़िले की बात कर रहा है? अभी नागौर ज़िले की नहीं है। लूनी, मेंथा, जोजड़ी, वो आलनिया। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके आलनिया, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? कोटा से, तो ये आपको याद रखना है। और नागौर में आपके बाकी सब। आलनिया की बात करते हैं तो यह है कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलकर नोटाना गांव चंबल में मिल जाती है। कहाँ पे? आलनिया कहाँ मिल जाती है? चंबल में। अगला सवाल है परवन, निवास, आहू सहायक नदियाँ हैं। तो परवन, निवास और आहू ये आपकी काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? काली सिंध की। ये आपको याद रखना है। कौन सी? परवन, निवास और आहू। अब बात करते हैं काली सिंध नदी की। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि जो पीकेसी प्रोजेक्ट है हमारा पार्वती काली सिंध वाला, उसको देखिए अब नया नाम दे दिया है, तो इसलिए ये नदियाँ क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए नदियों को ज़रूर याद रखना आप। देखिए अब हम काली सिंध की बात करते हैं, तो एमपी के देवास के निकट बागली गांव से निकलती है। कहाँ से? आप याद रखना, एमपी से निकलती है। और राजस्थान में क्या करती है? कोटा एवं झालावाड़ जिलों में, कोटा में बहती है, झालावाड़ जिलों में बहती हुई फिर ये क्या करती है? नौनेरा, जो कि कोटा में पड़ता है, इस स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। अब काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की, तो चंबल में मिलेगी। तो चंबल में कहाँ पे मिलती है? ये नौनेरा नामक स्थान पर, और नौनेरा कहाँ है? कोटा में। तो कोटा में चंबल से मिल जाती है। तो कफ और काली सिंध कफ और कोटा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं परवन, उजाड़, आहू व निमाच। ये नाम आपको याद रखने हैं। कई बार इस तरह के नाम ये पूछ लेता है ना, तो आप याद रखना, उजाड़, आहू, निमाज, परवन। चलो अब आगे देखते हैं। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? जवाई, माही, काली सिंध या जाखम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और काली सिंध की हैं फिर परवन, उजाड़, आहू और निमाज। यानी कि काली सिंध में ये नदियाँ मिलती हैं और फिर काली सिंध जाके कहाँ मिल जाती है? चंबल में। अगला सवाल है, काली सिंध की सहायक नदी नहीं है परवन, उजाड़, निमाज और पार्वती। तो कौन सी नहीं है? पार्वती जो है काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध की आपकी परवन है, आहू है, उजाड़ है और निमाज है। अब देखते हैं हम अगला सवाल। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा के नाम से जाना जाता है? वन की आशा, माही, बनास, सोम या मैथा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बनास। किसको जाना जाता है? बनास को। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं हम बनास नदी के बारे में, ताकि आगे के सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो बनास नदी के भी कई सारे नाम हैं। वर्णासा नदी, इसके अलावा वशिष्ठी, वन की आशा आदि नामों से हम इसको जानते हैं। अब ये निकलती कहाँ से? तो बनास नदी जो है, जो राजसमंद जिला है हमारा, उसमें जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वैरो या भैरों का मठ, यहाँ से निकलती है। फिर आपके उदयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, 7 जिलों में बहती हुई, कितनी में? 7 में, ये चली जाती है फिर रामेश्वर घाट के निकट चंबल में। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? रामेश्वर घाट। अब देखो यहाँ पर आपको जो याद रखने की चीज़ है, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं बनास की। कितने ज़िले? 7 ज़िले। तो ओरिजिन होता है फिर इसका तो देखिए कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलती है, फिर आपके उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, फिर आपके अजमेर, फिर आपके टोंक, फिर है आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, तो ये आपको याद रखना है। और फिर चंबल में कहाँ पे मिलती है? तो आपके जो रामेश्वर घाट है वहाँ पे चंबल नदी में ये मिल जाती है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। क्या याद रखना? पूर्ण बहाव की दृष्टि से। फोकस किस कीवर्ड पे करना है आपको? पूर्ण बहाव की दृष्टि, क्योंकि पूरी राजस्थान में ही है ना अपनी, जो राजसमंद से निकल रही है फिर चंबल में मिल जा रही है, आपके राजस्थान के अंदर ही तो मिल रही है चंबल से। और हम बात करते हैं कि जो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। ये भी आपको याद रखना है कि जो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। हम बात कर रहे हैं बनास की। चलिए अब यहाँ पर है इसकी सहायक नदियाँ। एक बार हम इसका डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं, ताकि देखो ये आपके राजसमंद से निकल रही है, इसके बाद आपके उदयपुर में बहती है ना।
उदयपुर हो गया, फिर आपके चित्तौड़ हो गया, ये देखिए फिर आपके चित्तौड़ हो गया, फिर आपके भीलवाड़ा हो गया, फिर भीलवाड़ा आपके अजमेर, फिर टोंक, फिर आपके सवाई माधोपुर, ये आपको याद रखना है। और देखिए ये आपके चंबल जा रही है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। तो देखिए ये कोटा, बूंदी, ये सवाई माधोपुर, ये आपकी चंबल जा रही है, करौली, धौलपुर, और यहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई चंबल से मिलती है आपकी बनास, राजसमंद से निकलती है आपके, देखिए ये राजसमंद हो गया, ये उदयपुर, फिर आपके चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ये देखिए आपके अजमेर, फिर आपके टोंक, फिर इसके बाद आपके सवाई माधोपुर। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। अब देखिए इसका फ़्लो कैसा है, इस तरीके से इसका फ़्लो है। तो ये हो जाएगी इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि राइट साइड। ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगी आपकी राइट साइड। जैसे हमने चंबल के बारे में देखा था, चंबल का भी देखिए ईस्ट साइड ही फ़्लो है। चलो हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी राइट साइड की। कौन सी? राइट साइड की। तो इस तरीके से इसका फ़्लो है, तो इधर हो जाएगा इसका राइट साइड। तो कौन कौन सी है आपकी? इसमें है बेड़च, गंभीरी, मेनाल, देखो या इसमें देखिए ये आपकी गंभीरी, ये आपकी हो गई मेनाल, और इसके अलावा आपके बेड़च, ये है आपके बेड़च। अब देखिए इधर नीचे से मिल रही है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो होगी ना। देखिए इस तरीके से फ़्लो है, तो ये हो जाएगी इसकी क्लॉकवाइज, यानी नीचे से जितनी भी नदियाँ इसमें जाएगी वो होगी आपकी राइट साइड की। मैंने आपको वापस बता दिया है ताकि आप भूलो नहीं इस चीज़ को। वापस लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा राइट। तो देखिए यहाँ पे गंभीरी है, मेनाल है, ये सब क्या है इसकी राइट साइड की क्या है सहायक नदियाँ। बेड़च की भी देखिए कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि गोलवा है, ओराई है, गुजरी, वागली, वागन। तो आपको ये याद रखना है। बाकी राइट साइड में आपको बेड़च, गंभीरी, मेनाल। और हम बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड में कौन कौन सी आती हैं? देखो ये आपकी आती है कोठारी, ये देखिए ये आपकी कोठारी। इसके अलावा आपके खारी, फिर डाई, ये आपके डाई, फिर मानसी, बांडी, मोरेल, टूंड, सोहादरा, ढील व काली सील। ये आपकी काली सील है, ना कि सिंध। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, काली सील अलग है, काली सिंध अलग है। तो इस तरीके से ये देखिए आपकी ये बांडी है, ये आपके ढूंढ है, ये मोरेल है। तो ये सारी कहाँ से मिलती है? इसमें ऊपर की साइड से, यानी कि आपके लेफ़्ट साइड से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। हमने इसकी लेफ़्ट और राइट, देखिए राइट में सिर्फ इतनी ही याद रखना आप कि बेड़च है, गंभीरी है और मेनाल है। फिर आपकी कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, ढूंढ, सोहादरा, ढील, काली सील। देखिए ढील, काली सील, ये दो नाम तो आप याद ही रखना। चलो, और मोरेल भी आप याद रखना, कई बार आता है मोरेल। तो देखिए मोरेल कहाँ से मिल रही है? सवाई माधोपुर जाके मिल रही है। ये देखिए सवाई माधोपुर में ये रही आपकी मोरेल। चलो हम आगे देखते हैं। बनास नदी का उद्गम है, तो बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ी से, यानी कि राजसमंद। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक। अब देखिए इसमें आ गया आपके बूंदी, तो बूंदी से तो गुजरती नहीं है, तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से कोई एक डिस्ट्रिक्ट देखा करो जो नहीं है, अपना आप आंसर आ जाता है, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर आगे। बनास नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है भैरों मठ, नागपहाड़, मिंडा या जानापाव पहाड़ी। तो ये कहलाता है आपका भैरों का मठ। कौन सा? वैरों या भैरों का मठ। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, इस तरीके से पूछ लिया देखो, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः क्या कह रहा है? पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो आ जाएगा नाम आपका बनास। वरना सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। लेकिन चंबल तो एमपी से आती है,
निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। अब हमें कुछ विशेषताएं दे दी और हमें बताना है कि भाई ये नदी कौन सी है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले की निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी आपके मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए हमें पता चल गया नदियों से, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, बनास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च, मोरेल, कोठारी और खारी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। घग्गर, बनास, लूनी या ब्यास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर, अब देखिए ये कह रहा है दाएं किनारे पर नहीं मिलती, तो दाएं किनारे पर नहीं मिलती इसका मतलब बाएं किनारे की पूछ रहा है। तो इस तरीके से याद रखना आप, क्योंकि हमने देखिए तो क्या कह रहा है, ये दाएं किनारे पर नहीं मिलती, तो दाएं किनारे पर नहीं मिलती तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सोड्रा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये सोड्रा या सोहादरा हमने पढ़ा था, तो ये नाम थोड़े हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो आप इसको याद रखना, है ना। क्या पढ़ा था हमने, सोहादरा पढ़ा था। बाकी बेड़च कहाँ से जाती है, जो बेड़च है आपकी ये देखिए, ये यहाँ से जा रही है बेड़च, इधर से मिल रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है, यानी राइट साइड से, और हमसे कह रहा है कि राइट साइड पर नहीं मिलती, तो बेड़च तो राइट साइड है और बेड़च की सहायक है आपकी गोलवा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है आपकी बनास, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। क्या कह रहा है, सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो यह है आपके बनास का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब कह रहा है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है, यानी कि जो बनास बेसिन है उसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बनास बेसिन मुख्यतः राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने, 12 जिलों में, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और उदयपुर। तो ये क्या है आपकी बनास बेसिन, यानी बनास और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं बनास बेसिन। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर नदी की बात करो तो नदी और जो उसकी सहायक नदियाँ आती हैं तो वो पूरा बेसिन किसका हो जाता है, उस पर्टिकुलर रिवर का। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बीसलपुर, तो यह है हमारे बनास रिवर पर। किस पर, बनास रिवर पर। कहाँ पर है बीसलपुर, टोंक जिले में। तो टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित जो बीसलपुर बांध है राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी पेयजल योजना। तो इसको आपको याद रखना है पॉइंट, कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बनास नदी पर बने अन्य बांध। अब देखते हैं कि और कौन से बांध हैं जो बनास नदी पर बनाए गए हैं। एक है आपके बाघेरी का नाका जो कि राजसमंद में है। क्या है, बाघेरी का नाका। फिर एक है नंद समंद राजसमंद में। एक है मातृकुंडिया या जिसको हम मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जानते हैं, चित्तौड़गढ़ में है। और एक है आपके ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। तो ये सब भी आपको याद रखने। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, घग्गर, माही, बनास या जाखम। तो 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। देखिए, जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी, क्या कह रहा है, जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है, जो कठोर बेसल चट्टानें हैं वहाँ तक पहुंचती हैं, लेकिन प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करना जारी रखती है। लेकिन जो उसकी प्रारंभिक ढाल है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तब ऐसा लगता है कि कठोर चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। तब क्या लगता है, ऐसा लगता है कि भाई ये जो कठोर तल है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस प्रकार जल निकासी को कहते हैं अध्यारोपित अपवाह। क्या कहते हैं, अध्यारोपित अपवाह। दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर जो नदियाँ बहती हैं
वो कैसा उदाहरण है? आपके अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है, यानी कि ये अपने प्रारंभिक ढलान के अकॉर्डिंग ही बहती हैं। सीधी सी बात, आप इसको ये याद रखना। अगला सवाल है, कोठारी नदी का उद्गम सोर्स है। तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? बिजराल पहाड़ियों से, दिवेर से, गोगुंदा से या पडरार से? तो कोठारी नदी निकलती है हमारी दिवेर पहाड़ियों से। किससे? दिवेर की पहाड़ियों से। कोठारी नदी आपके राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में कहाँ मिल जाती है? बनास से। और कौन सा डैम बना हुआ है इस पर कोठारी नदी पर? मेजा बांध। पढ़ा था ना हमने, बांध पढ़े थे तब। तो इस तरीके से रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि सारे चैप्टर लिंक नदी है तो उस पर बांध बनाए जाएंगे, तो याद रखा करो इनको। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागौर स्थित है। मतलब कौन सी नदी है जिस पर बागौर स्थित है? आपके बागौर सभ्यता है, तो ये आपकी कोठारी। तो सभ्यताओं में पढ़ा होगा आपने, तो देखिए आपको नदी पता होगी तो आपको सभ्यताएं याद हो जाएंगी। सभ्यता पता होगी, डिस्ट्रिक्ट पता होगा तो आपको रिवर का पता चल जाएगा, वहाँ पर बांध कौन से वो पता चल जाएगा। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको मैप के थ्रू पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी, रटना नहीं पड़ेगा। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है भाई हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कम क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? जो आहड़ नदी है तो उदय सागर के बाद क्या हो जाता है इसका नाम? तो इसका नाम हो जाता है आपके बेड़च। क्या हो जाता है आपके? बेड़च। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2004 में पूछा गया है, सॉरी ये तो, पर वापस पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कई बार आता भी है। बेड़च नदी की अगर हम बात करें तो ये आपके उदय सागर झील में गिरने से पहले, देखो बात तो एक ही है पर कह क्या रहा है कि भाई उदय सागर झील में गिरने से पहले। तो देखिए पहले तो इसको कहते हैं आयड़। तो इस तरीके से आप याद कर लो भाई, ये है आपकी आयड़ नदी और ये है आपके उदय सागर झील, ये मान लो। तो भैया पहले तो इसको क्या कहते हैं? इस तरीके से याद कर लो आप इसको, उदय सागर। पहले तो इसको आयड़ कहते हैं, फिर उदय सागर के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। बस नहीं, इस तरीके से याद करना है इसको, फिर हो जाता है इसका बेड़च। कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं भाई। उदय सागर से पहले तो क्या कहते हैं? इसको आयड़, और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसको बेड़च कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो उदयपुर के उत्तर में स्थित जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, बेड़च का ओरिजिन कहाँ से होता है? जो गोगुंदा हिल्स है हमारे उदयपुर में, वहाँ से। यह नदी चित्तौड़गढ़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के आगे पूर्वी मैदान में प्रवाहित होकर जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो मांडलगढ़ तहसील है उसमें एक जगह है आपके बिगोद के पास, किससे मिल जाती है? बनास से। देखो भीलवाड़ा जिले की कौन सी तहसील? मांडलगढ़ तहसील के बिगोद के पास बनास में। बिगोद के पास बनास में कौन सी मिलती है आपके? बेड़च। इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। तो ये आप याद रखना। चलो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। देखिए 2022 में पूछा है, 24 में क्यों नहीं पूछ रहा कोई सवाल? चलो 24 के भी आगे आ जाएंगे आपके। ये आपके 22 में पूछा गया सवाल है वन रक्षक में। देखो वन रक्षक में भी इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आरएस और पीएसआई में अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे आपके। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च के बारे में सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं हम। यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। चलिए सही बात है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये भी सही बात है। किसकी बात करें हम? बेड़च। बेड़च किसकी सहायक है? बनास। बनास किस में मिलती है? चंबल में। चंबल कहाँ चली जाती है आपकी? यमुना में। यमुना किससे मिल जाती है? गंगा में। तो इस तरीके से आप याद रखना। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये बात भी सही है आपके। यह गुलाबपुरा के निकट बनास में मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर हम बेड़च की बात करते हैं तो ये मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के पास बनास से मिलती है। कहाँ पर? बिगोद के पास। है तो भीलवाड़ा में, लेकिन गुलाबपुरा नहीं है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बिगोद के पास मिलती है। ब से बिगोद, ब से बनास। चलो आगे देखते हैं। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? अब इतनी बार पढ़ चुके हैं तो सीधा लगा देते हैं इसका आंसर। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो डाई नदी की बात करते हैं तो राजस्थान के किस जिले से? अजमेर से। तो इसमें आ जाएगा आपके अजमेर, ऑप्शन नंबर 3। यह अजमेर ज़िले की जो नसीराबाद तहसील है,
तो नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो क्या अजमेर ज़िले की जो नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से कौन सी किशनगढ़ पहाड़ी से निकलकर आपके अजमेर केकड़ी में बहकर राजमहल टोंक के पास बनारस में मिल जाती है। कहाँ पे? तो ये आप याद रखना, ये महत्वपूर्ण रिवर है, एक डाई है ना। तो कहाँ पे मिलती है? राजमहल में। राजमहल जो कि पड़ता है आपके टोंक में। और किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है आपकी बनास से। ये मिल जाती है आपकी बनास से। ये चलिए ठीक है। तो डाई क्या होती है? आपकी बनास से मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपकी राजमहल। और राजमहल कहाँ पड़ता है? आपके टोंक में। तो जब हमने खनिज पढ़ा था तो इस खनिज के लिए फेमस है राजमहल। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा खनिज पढ़ा था हमने। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? निम्न शहरों में कौन सा आपकी जवाई नदी के किनारे? पाली, जालौर, झालावाड़, चित्तौड़। तो जवाई नदी कहाँ पर? पाली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब अगले पे चलते हैं हम। पाली, बांडी नदी, सुमेरपुर पाली, जवाई रिवर। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो बेड़च नदी, झालावाड़ काली सिंध और जालौर सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो पाली कहाँ पर? बांडी नदी। और सुमेरपुर में क्या है आपके? सुमेरपुर जवाई नदी के पास है आपके। चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी, झालावाड़ काली सिंध और जालौर सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। चलो, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? क्या कह रहा है? अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती। खारी, डाई, मानसी या बनास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसी। मानसी नदी की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा ज़िले के करेरा गांव के पास से निकलती है और अजमेर ज़िले की सीमा पर खारी नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से? तो मानसी मिल जाती है खारी से। मानसी, देखिए मानसी या मानसी कई जगह आपको ऐसा नाम मिलेगा। मानसी नदी अजमेर व टोंक में बहती हुई बनारस में मिल जाती है ना। ये है आपकी मानसी, है ना। और एक हमने पढ़ी थी मानसी। तो दोनों याद रखना आप कि जो मानसी नदी है आपके, ये आपके करेरा गांव से निकलती है भीलवाड़ा से और अजमेर ज़िले की सीमा पर खारी नदी से मिल जाती है। चलिए आगे याद देखते हैं। अरवारी नदी, अरवारी नदी का उद्गम है आपके सवाई माधोपुर, थानागाजी के पास सकरा बांध, पाली जिला या हेमावास बांध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थानागाजी के पास सकरा बांध। कौन सी? अरवारी। तो राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में क्या होता है? अरवारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी आपकी 3 धाराओं का संगम है। कितनी धाराओं का? 3 धाराओं का, जिनका विलय चांदपुरा गांव में होता है। अंततः यह नदी आपके दौसा के बरौदा बांध तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दौसा के बरौदा बांध तक। और आगे चलकर ये सरसा नदी में मिलती है। फिर सरसा नदी आपके बाणगंगा में मिलती है। अरवारी नदी सूख गई थी जिसे तरुण भारत संघ के प्रयासों से क्या किया गया? पुनर्जीवित। देखिए, थोड़े अटपटे नाम आपको दिखें रिवर्स के, तो उनको आप थोड़ा फोकस करा करो, क्योंकि आजकल जो है ये इसी तरीके के नाम देते हैं जो सुने ही ना हो। क्योंकि पहले तो देखिए मुख्य नदियों के इस तरीके के नाम पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है सहायक नदियों में भी अलग अलग तरह के नाम देते हैं ये। तो इसलिए जो अटपटे लगे आपको थोड़े नाम, उनको ज़रूर भैया अलग से नोट कर लिया करो। तो हमने पढ़ा था अरवारी नदी के बारे में। तो क्या है ये? अलवर ज़िले में सरिस्का की पहाड़ियों के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम होता है। 3 धाराओं का संगम है। चांदपुरा गांव में 3 धाराओं का विलय हो जाता है। फिर दौसा के बरौदा बांध तक जाती है। फिर सरसा नदी में मिलती है। सरसा नदी आपके बाणगंगा में मिलती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखिए, इस तरीके से भी सवाल बन सकता है अगर हम देखें तो, कि भाई ऐसी कौन सी रिवर है जो कि सूख गई थी और तरुण भारत संघ के प्रयासों से जिसे पुनर्जीवित किया गया। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उटगन नदी भी कहलाती है? कौन सी? उटंगन नदी भी या उटगन नदी भी कहलाती है। तो ये बोलते हैं गंभीर को। तो याद रखना, कई बार पूछा जाता है ये सवाल। गंभीर नदी कौन सी है? गंभीर, गंभीर ही नहीं है, गंभीर।
करौली जिले के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, भरतपुर धौलपुर में बहती हुई अंततः कहाँ चली जाती है? यूपी के फतेहाबाद जिले में। कि रिहोली गांव में यमुना नदी में क्या हो जाती है? विलीन। कौन सी? गंभीर। तो ये याद रखना, गंभीर है, गंभीरी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। गौतम गंभीर वाला गंभीर याद रख लो आप तो, है ना। तो कहाँ से? करौली जिले के लांगरा गांव से आपके यहाँ से निकलती है, भरतपुर धौलपुर में बहती है और अंततः कहाँ चली जाती है? यूपी में। और वहाँ किससे मिलती है? यमुना से। और देखिए हमारे यहाँ तो इसको गंभीर कहा जाता है, लेकिन यूपी की अगर बात करें तो उसको उंटगन नदी के नाम से जानते हैं, है ना। इसलिए आप इसको याद रखना, ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से उंटगन। चलो, निम्न नदियों में राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? तो हम कहते हैं बाणगंगा को। कौन सी? रुंडित सरिता, रुंडित नदी। सरिता का मतलब नदी का पर्यायवाची है। अब देखिए बाणगंगा की हम बात करते हैं, इसको रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी। देखो ताला नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि रामगढ़ बांध में गिरने से पहले ताला गांव के पास बहती है, इसलिए इसको ताला नदी भी कहते हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बैराट पहाड़ियों से निकलकर जयपुर, जम्वा, रामगढ़ बांध, फिर आपकी दौसा, माधो सागर बांध होते हुए यह नदी भरतपुर, सर्वाधिक बाणगंगा का बेसिन यहाँ पर है भरतपुर में, बहती हुई आपके आगरा के पास फतेहाबाद में कहाँ चली जाती है? यमुना में। वर्तमान में ये भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, कहाँ पर? भरतपुर में ही। लेकिन ज़्यादा वर्षा होने पर यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। क्या कह रहा है कि भाई, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ऐसी दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा कहाँ डालती है? यमुना में डालती है। याद रखना, कहाँ डालती है? यमुना में। और इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? बैराट। कौन सी है? बैराट। बैराट। और कहाँ से निकलती है ये आपके? बैराट हिल्स, कोटपुतली बहरोड, ये आप याद रखना, कोटपुतली बहरोड। फिर क्या होती है ये आपके? जयपुर। जयपुर में आपके जम्वा रामगढ़ डैम, दौसा में माधो सागर होते हुए ये नदी भरतपुर में बहती है, फिर आगरा के पास ये चली जाती है फतेहाबाद में यमुना से। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो अर्जुन की गंगा कहते हैं बाणगंगा को। कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? तो कौन सी निकलती है? बैराट हिल से बाणगंगा। ब से बैराट, ब से बाणगंगा। चलो आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि भाई सही मैच नहीं है यहाँ पे। लूनी, जोजड़ी, देखिए ये आपके रीट में पूछा गया सवाल था। बनास, मेनाल, माही बाणगंगा, चंबल पार्वती। तो देखिए माही बाणगंगा का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लूनी की सहायक नदी जोजड़ी, बनास की मेनाल, चंबल की पार्वती, पर माही की बाणगंगा थोड़ी है। सुमेलित नहीं है। सोम, बीछामेड़ा, जाखम, छोटी सादड़ी, बाणगंगा, सेवर पहाड़ियाँ, रूपारेल, उदयनाथ पहाड़ियाँ। अब ये क्या कह रहा है कि सोम कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा हिल्स से, बिल्कुल सही बात है। जाखम आपके छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। बाणगंगा सेवर हिल्स गलत है, बैराट से निकलती है बाणगंगा। सेवर से कौन सी निकलती है? सेवर से पढ़ चुके हैं हम, सेवर हिल्स याद करवाया था हमने, स से सेवर। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और रूपारेल आपके उदयनाथ पहाड़ियों से। चलिए, राजस्थान में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। तो बाणगंगा बेसिन का सबसे ज़्यादा भाग है वो है आपके भरतपुर में, तो भरतपुर वाले 1 लगा दें, अरे सभी 1 लगा दो कि भरतपुर आ जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो जयपुर से कौन सी नदी? सोम, जोजड़ी, काली सिंध। तो ये है आपकी बाणगंगा। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? अब ये क्या कह रहा है कि भाई राजस्थान से होकर नहीं बहती। रूपारेल, माही, आपके ताप्ती या लूनी। तो क्या जाएगा इसमें? ताप्ती। कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी? सतपुड़ा रेंज से। कहाँ से? सतपुड़ा से। चलो तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो नदियों से देखिए काफ़ी तरह के सवाल बनते हैं, बड़ा टॉपिक है।
तो कुछ और सवाल बचे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। देखिए इनमें लगभग सारे सवाल आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके जो टॉपिक है उसका रिवाइज़ हो जाएगा। पर जो प्रीवियस ईयर है देखिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करेगा कौन सी वीडियो आ रही है, नहीं आ रही, कौन सी क्लास है आपकी। तो हम वैसे भी अब राजस्थान ज्योग्राफी के लास्ट दौर में है, क्योंकि अब कुछ क्या अब तो 1-2 चैप्टर ही बचे हैं हमारे, उनको भी हम कवर कर लेंगे जल्दी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।